और नेक्स्ट टॉपिक है CFSE पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। वही d ऑर्बिटल है, एनर्जी है और लो से हाई की तरफ d ऑर्बिटल्स दो भागों में स्प्लिट हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल में T2G की एनर्जी लो होती है, T2G नीचे आता है और Eg ऊपर आता है। टेट्राहेड्रल बिल्कुल उसके ऑक्टाहेड्रल के अपोजिट होता है, इसमें Eg नीचे आता है और T2G ऊपर आता है। मतलब Eg निम्न ऊर्जा क्षेत्र वाले में आता है और जो T2G है वो उच्च ऊर्जा क्षेत्र में आता है। वैल्यू इनकी सेम रहती है, T2G की वैल्यू 0.4 थी, Eg की 0.6 थी, लेकिन जो निम्न क्षेत्र में है वो माइनस में हो जाता है और जो उच्च क्षेत्र में होता है वो प्लस में हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल में ये जब Eg ऊपर था, उच्च क्षेत्र में था, तो इसकी वैल्यू थी +0.6 और T2G की थी -0.4, क्योंकि T2G उस समय निम्न क्षेत्र में था। लेकिन इसमें Eg निम्न क्षेत्र में है तो Eg की वैल्यू माइनस में हो जाएगी 0.6 डेल्टा टी। मतलब साइन चेंज होंगे, केवल जो निम्न क्षेत्र में है वो माइनस में हो जाएगा और जो उच्च क्षेत्र में है उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। d ऑर्बिटल में हाई एनर्जी लेवल T2G और लो एनर्जी लेवल Eg ऑर्बिटल के विभाजन के पश्चात इलेक्ट्रॉन के लो एनर्जी लेवल में जाने की प्रवृत्ति होती है। लेवल T2G और जो लो एनर्जी लेवल है Eg, इनमें जब विभाजन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, सबसे पहले लो एनर्जी लेवल में यानी Eg में जाएगा। इस प्रकार Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तथा T2G कक्षकों में ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्योंकि यह एनर्जी अधिक होती है, उच्च ऊर्जा क्षेत्र में होता है। इस तरह जो टोटल ऊर्जा निष्कासित होती है उसे क्या कहते हैं, CFSE। जिस संकुल की CFSE जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। मतलब जिस कॉम्प्लेक्स की, जो हम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं जिसके लिए हमें CFSE की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जिस कॉम्प्लेक्स की CFSE जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर CFSE का मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि हमने लिया T3 और जैसे हम पहले लेते हैं D1, तो D1 के लिए हम देखते हैं, हमने लिया D1 यानी d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो ये d ऑर्बिटल है, इसका ये T2G है और ये है Eg। तो इसका जो एक और इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले किस में जाएगा, लो एनर्जी लेवल में, लो निम्न क्षेत्र में। तो इस तरीके से इसमें चला गया। जो अपना फॉर्मूला था वो ये था कि -0.6 p प्लस 0.4 Q डेल्टा टी। ऑक्टाहेड्रल के लिए था, यहाँ 0.4 प्लस में था, P था और 0.6 Q था और डेल्टा टी, एक T2G के लिए और एक Eg के लिए। ये हमने Eg के लिए लिख दिया और ये T2G के लिए वैल्यू लिख दी। ओके, अब इसमें जब हम रखते हैं एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो ये क्या हो जाता है, -0.6 × 1 प्लस 0.4 × 0। T2G में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये क्या वैल्यू होगी, 0.6 मान आ गया इसका। यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और क्या वैल्यू हो जाएगी, 0.6 × 1 0.6। तो यहाँ क्या वैल्यू आती है, -0.6 डेल्टा टी। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 dQ। dQ में चेंज करके लिखे तो हम इसे लिख सकते हैं 6 dQ या -0.6। ये D1 इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अब हम निकालते हैं D2 इलेक्ट्रॉन के लिए। D2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए d ऑर्बिटल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो किस में जाएंगे, Eg में जाएंगे, एक इसमें और एक इसमें, और 3 T2G में, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी T2G क्या है, 0 है और Eg क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हम इसमें -0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2 प्लस 0.4 × 0, तो क्या वैल्यू हो गई, -1.2 प्लस 0, -1.2 है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1.2 डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं -12 डेल्टा, -1.2 dQ या 12 dQ, इसको लिख सकते हैं हम 12
DQ। तो इस तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है D3 का। D3 में यहाँ EG में दोनों पेयर में एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एक में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ ये ऐसे भी हो सकता था कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता था, लेकिन क्या बताया था कि जब प्रबल क्षेत्र होता है, 2 क्षेत्र के लिए होता है। अगर प्रबल क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन का EG ऑर्बिटल में युग्मन के लिए लिगेंड को प्रबल क्षेत्र लिगेंड होना चाहिए, अर्थात स्प्लिटिंग एनर्जी अधिक होनी चाहिए। मतलब मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल में भी कि अगर प्रबल क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर दुर्बल क्षेत्र का कॉम्प्लेक्स है, दुर्बल क्षेत्र में है अगर, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, EG से T2G में चला जाता है। वही कंडीशन टेट्राहेड्रल के लिए और सेम कंडीशन ऑक्टाहेड्रल के लिए है। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो D3 को हमने इस तरीके से शो कर दिया और इसके CFSE का वैल्यू निकाल ली। अभी क्वेश्चन है टेट्राहेड्रल के लिए अगर EG 4 हो, यानी EG में 4 इलेक्ट्रॉन हो और T2G 3 हो, तो CFSE की वैल्यू कितनी आएगी। मतलब टोटल D ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, 4 और 3 7 हो, तो CFSE की वैल्यू क्या आएगी। तो CFSE इज इक्वल टू -0.6 इंटू EG में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन और EG की वैल्यू होती है 0.6 प्लस T2G की वैल्यू होती है 0.4 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, डेल्टा T प्लस 2 पाई इसलिए क्योंकि EG में 2 लॉन पेयर है। इस तरीके से दोनों ऑर्बिटल फुल हैं, यानी 2 लॉन पेयर यानी 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, ये प्लस के 2 पाई हो गए। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, -2.4 प्लस 1.2 डेल्टा T, तो इसका टोटल वैल्यू आ गई -2.4 में से जब प्लस के 1.2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 1.2 डेल्टा T प्लस 2 पाई। ये इसका CFSE की वैल्यू निकल के आ गई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर D ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उनका विभाजन, उनकी स्प्लिटिंग इस तरीके से हो रही है कि EG में 4 है और T2G में 3 है, तो इसके लिए CFSE की वैल्यू निकल कर आती है ये, और ये अपना हो गया आंसर। और इसी तरह हम सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल सकते हैं D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, सभी के लिए हम CFSE की वैल्यू निकाल सकते हैं।